जिनपति स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतमतत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। लोगों ने क्रिया पर अधिक भार दिया और ज्ञान को नकार दिया। दोनों ही एकांगी दृष्टिकोण है और सम्यक नहीं हो सकते। ज्ञान और क्रिया दोनों मिलते हैं तभी कोई पूरी बात बनती है। कोरे ज्ञान से भी पूरी बात नहीं होती, कोरी क्रिया से भी नहीं होती। आदमी क्रिया करता है, प्रवृत्ति करता है, तो प्रवृत्ति के साथ कुछ और भी घटित होते हैं। आज तनाव की बहुत भारी समस्या है। तनाव है क्या? प्रवृत्ति और तनाव। प्रवृत्ति का अर्थ तनाव है। प्रवृत्ति के साथ, हर प्रवृत्ति के साथ तनाव होगा। कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो सकती कि तनाव न हो। और सही बात तो यह है कि तनाव के बिना कोई बड़ी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। तनाव तो होगा ही। तो फिर तनाव समस्या क्यों? तनाव जब अतिरिक्त होता है तब तनाव समस्या बन जाता है। सामान्य स्थिति में तनाव एक अपेक्षा है कार्य संचालन की, कार्य संपादन की। तनाव मांसपेशियों का भी होता है, मानसिक भी होता है, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म और जटिल तनाव भावनाओं का होता है। भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन, वह सबसे ज्यादा भयंकर होता है। अब ये जो फिजिकल टेंशन, शारीरिक तनाव अतिरिक्त हो तो समस्या बनता है। मानसिक तनाव भी सामान्य तो होता है और वह भी अतिरिक्त बन जाए तो समस्या बन सकता है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत्, बहुत सुंदर सूक्त है संस्कृत का कि कुछ भी हो अति नहीं होनी चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अमृत है और अति मात्रा में काम लो तो वह भी जहर बन जाएगा, और जहर है एक सीमित मात्रा में काम लो तो वह अमृत बन जाएगा। अति कहीं नहीं होनी चाहिए। यह विवेक प्रत्येक मनुष्य में होना जरूरी है कि शारीरिक श्रम की भी अति न हो, प्रवृत्ति की भी अति न हो, मानसिक प्रवृत्ति भी अति न हो, अधिक न हो, और भावनात्मक प्रवृत्ति भी अति न हो, अधिक न हो। एक सीमा के साथ हम काम करें तो तनाव की समस्या अपने आप सुलझ जाती है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीमा को समझें कि काम करने कोई व्यक्ति बैठा और 6 घंटा लगातार काम करते चला गया तो तनाव स्वाभाविक है। अगर वह प्रेक्षा ध्यान को जानता है या जीने की कला को जानता है तो कार्यांतर कर देगा। कार्यांतर तनाव मुक्ति का बहुत सुंदर साधन है। हम लोग
जब साहित्य संपादन या लेखन में बैठते हैं तो एक काम लगातार नहीं करते। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर लिया, बाद में दूसरा काम शुरू कर देते। तनाव नहीं होता। एक ही काम को लगातार 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा करते चले जाओ, तनाव पैदा हो जाएगा। तो तनाव से मुक्त रहने का एक सुंदर उपाय है कार्यांतर। दूसरा तनाव से मुक्त रहने का है कि 2 घंटा के बाद विश्राम। विश्राम के अनेक प्रकार है। 2 घंटा काम किया और 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लिया, तनाव का रेचन हो जाएगा, तनाव नहीं रहेगा। 2 घंटा काम किया और बीच में 2-4 मिनट भी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर लिया, तनाव का विसर्जन हो जाएगा, तनाव रहेगा नहीं। काम किया और बीच में 2 घंटा के बाद एक बार सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग किया, उससे तो तनाव रहता ही नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो तनाव का प्रारंभ इंद्रियों की प्रवृत्ति से होता है। हम देखते हैं, ज्यादा देखने लग जाएं तनाव पैदा होगा, ज्यादा सुनते रहें तो भी तनाव पैदा होगा। बाह्य जगत के साथ अतिरिक्त संपर्क हमारा होता है तो तनाव हो जाता है। हम बाह्य जगत से संपर्क का विच्छेद कर दें, बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, उससे सारा संपर्क हमारा कोई न रहे, तनाव अपने आप हो जाएगा। अभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। दोनों अंगूठे कान में डालें, दोनों अंगुलियां आंख के आगे भाग पर धीमे से रखें, 2 अंगुलियां नाक पर रखें और 4 अंगुलियां होठों पर रखें। अगर 3 मिनट 5 मिनट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटा का विश्राम करके उठे हैं, कहीं तनाव रहेगा नहीं। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, सब इंद्रियों का संयम। दो अंगूठे कानों में, 2 अंगुलियां आंख के अग्रभाग पर कोमलता के साथ, 2 अंगुलियां दोनों नथुनों पर, और जब श्वास लेने की जरूरत हो तो 1 अंगुली को हटा दें और फिर बंद कर दें, और 4 अंगुलियां होठों पर। हाँ, बस प्रयोग संपन्न करें तो तनाव न हो, उसके लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां भी तनाव आया, 2-3 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर ले, तनाव नहीं रहेगा। अभी कर सकते हैं, करा दो। हाँ, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, कायोत्सर्ग की मुद्रा और बिल्कुल शिथिल, श्वास को भरकर छोड़ते हुए भ्रमर की गुंजन की भांति ध्वनि का प्रयोग किया जाए। एक बार सुन लें, फिर आप साथ में कर सकेंगे।
श्वास भरें, ध्वनि का प्रयोग करें छोड़ते हुए। श्वास भरें, किंतु इसमें भी ध्यान दें कि आर्थिक समस्या सुलझेगी पुरुषार्थ के द्वारा, व्यावसायिक प्रयत्न के द्वारा उसका समाधान होगा, पर समस्या आने पर उलझन पैदा न हो, इसमें ध्यान बहुत सहयोग कर सकता है। समस्या आ गई, अगर आप उलझ गए तो समस्या और सताने लग जाएगी, सुलझना भी कठिन हो जाएगा। और समस्या आई, सुलझाने का प्रयत्न करें, किंतु बीच में मानसिक उलझन पैदा न करें, जिससे कि आपकी हार न हो। समस्या आने पर जो व्यक्ति समस्या में उलझ जाता है, उसकी हार तो पहले ही हो गई। समस्या आने पर जो उलझता नहीं है और समस्या को सुलझाने का उपयुक्त प्रयोग करता है, वह हारता नहीं, जीत भी जाता है। इसलिए दृष्टिकोण का परिवर्तन करें। इसमें दृष्टिकोण का परिवर्तन बहुत सहयोग कर सकता है। हमारा सम्यक दृष्टिकोण हो, अभाव की स्थिति में भी दृष्टिकोण सम्यक हो, न हीन भावना हो, न निराशा हो, सम्यक पुरुषार्थ का कोई मार्ग खोजा जाए और दृष्टिकोण यह रहे कि मैं इस समस्या को सुलझाऊं, स्वयं सुलझाऊं, दूसरों का परामर्श लूं, और अगर समस्या में ही उलझ गए तो आपका मस्तिष्क और भारी बन जाएगा, सुलझाने का रास्ता भी जटिल हो जाएगा। संवेग जनित समस्या बहुत भयंकर समस्या है, तनाव पैदा करने वाली, यानी भावात्मक समस्या संवेग की समस्या है, यह बहुत जटिल है। परिवार में 10 लोग हैं, एक ने कह दिया, भाई ने छोटे भाई को कह दिया कि तू तो बैठा बैठा रोटी खाता है, तुझे क्या जोर पड़ता है। बस इतने में तो तनाव भयंकर हो गया। बहू में होती है, सास ने कह दिया कि निकम्मा बैठी, काम कुछ करती नहीं है, रोटी खाती है, तनाव पैदा हो गया। यह भावात्मक तनाव, संवेगात्मक तनाव बड़ा भयंकर होता है, और भयंकर इसलिए होता है कि इसमें आदमी पर सीधा प्रहार होता है, कटु प्रहार। कारण है कि समाज में भाषा के संयम पर, वाणी के संयम पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैंने अनेक राजनेताओं से कहा कि आप लोग वाणी का संयम करें, दूसरे दल का जो व्यक्ति है उस पर सीधा प्रहार, व्यक्तिगत प्रहार न करें। नीतिगत समालोचना हो सकती है, किंतु व्यक्तिगत आरोप लगाना, व्यक्तिगत कटु शब्दों का प्रयोग करना, व्यक्तिगत आलोचना करना, यह शालीनता नहीं है। और इसका संदेश समाज में भी गलत जाता है कि जब बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, और वे बड़े लोग भी परस्पर में कटु भाषा का, अश्लील भाषा का या अप्रिय भाषा का खुलकर प्रयोग करते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए तो वह आ जाएगा
कि ये भी करते हैं तो हम क्यों न करें, बड़े कहलाने वाले भी करते हैं तो हमें क्या आपत्ति है इसमें। बहुत ही गलत संदेश होता है। बहुत आवश्यक है कि बड़े लोग, चाहे संस्थाओं के बड़े अधिकारी, चाहे राजनीतिक दलों के बड़े अधिकारी, एक दूसरे के प्रति अप्रिय और कटु शब्द का प्रयोग न करें, शालीनता का व्यवहार करें। परिवार के लिए भी यही बात है। परिवार में 10-20 सदस्य होते हैं, परस्पर भाषा का प्रयोग कैसे करें, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ये तनाव को मिटाने का भी बहुत बड़ा साधन है और संभवतः तनाव पैदा भी नहीं होता। भाषा का विवेक नहीं रहता, प्रयोग कर देते हैं, कटु शब्द बोल देते हैं और फिर बात बात में समस्याएं पैदा हो जाती है, क्योंकि एक शब्द ऐसा होता है कि चुप जाता है, तनाव पैदा कर देता है। संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है कि भोज को महारानी ने मूर्ख कह दिया। राजा भोज गया रानी के पास, रानी किसी से पंडित से, माँ पंडित से बात कर रही थी, किसी पंडित से बात कर रही थी और राजा गया और रानी ने कह दिया आओ मूर्ख। बस एक शब्द इतना तनाव का कारण बन गया कि भोज को रात भर तो नींद नहीं आई, नींद हराम हो गई कि मेरी रानी और मुझे कह दिया आओ मूर्ख कह दिया। अब एक मूर्ख शब्द कितना भयंकर बन गया, तनाव का कारण बन गया। एक एक शब्द ऐसा तनाव का कारण बनता है। इसीलिए है कि प्रत्येक शब्द को तोल कर बोलना चाहिए, पहले तोलो और फिर बोलो। जो व्यक्ति बिना तोले, बिना सम्यक विमर्श किए बिना शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अपना भी हित नहीं करते और दूसरों के लिए तनाव की समस्या पैदा कर देते हैं। राजा के भारी समस्या पैदा हो गई, रात भर नींद नहीं आई, थोड़ा चित्त का विक्षेप भी हो गया। दूसरे दिन राज्यसभा में जाकर बैठा, कोई भी आता है और राजा कहता आओ मूर्ख। अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, राज्यसभा की सदस्य के बड़े बड़े सामंत सब आ रहे हैं और जो भी आता है राजा का पहला स्वागत आओ मूर्ख के द्वारा होता है। सब आश्चर्य में थे, अब करे क्या, कोई बोलता नहीं है, राजा का भय है। उस जमाने में राजाओं का बड़ा एक भय होता था, बोलता नहीं है। आखिर महाकवि आए और राजा ने कहा आओ मूर्ख। ये जो कवि लोग होते हैं ये कम डरते, उनको भय कम होता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज भोज, आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा? मैं मूर्ख नहीं हूं, आपने कैसे कहा? मूर्ख कौन होता है कि खादन न गच्छामि, जो चलता हुआ खाता है वह मूर्ख होता है। पुराने जमाने की बात है, आज तो मान्य नहीं है। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो आदमी चलता हुआ खाता है वह मूर्ख कहलाता है। तो महाराज मैं तो चलता हुआ खाता नहीं हूं, फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ? और सन्न जल पे, जो व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है, बात तो बाद में कहता है, पहले ही हंस देता है, वह मूर्ख कहलाता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। गतम न सोचामी, मूर्ख कौन होता है कि जो बात बीत चुकी अब उसके लिए रात दिन चिंता करता रहता है, वह मूर्ख होता है। जो चला गया सो चला गया, जो घटना हो गई सो हो गई, अब उसकी चिंता करने से क्या होगा? अब तो समझदारी से उसको सहन कर लेना चाहिए। मैं तो ऐसा करता नहीं। गतम न सोचामी कृतम न मन्ये, वह आदमी मूर्ख होता है जो किसी का दूसरे आदमी का थोड़ा सा काम कर देता है, सहयोग कर देता है, सहयोग करता है, पाव भर रत्ती भर गांव में ढिंडोरा पीटता है शेर भर, दिन भर
ढिंडोरा पीटता है कि मैंने उसका ये किया, मैंने उसका ये किया, मैंने उसका, देखो मैंने ही किया और किसने किया था। वह आदमी मूर्ख होता है जो किसी का काम करके और गिनाता रहता है, मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणम भोज भवामि मूर्खे। जहां कोई 2 आदमी बात कर रही है और बीच में तीसरा चला जाता है तो वह मूर्ख कहलाता है। मैं तो ऐसा करता नहीं हूं। राजा ने दोनों कान पकड़ लिए। हाँ, महारानी पंडित जी के साथ बात कर रही थी और मैं तीसरा बीच में चला गया, इसीलिए महारानी ने कहा कि आओ मूर्ख। अब कांटा निकल गया, बात दिमाग हल्का हो गया। तो एक शब्द ने कितना तनाव पैदा कर दिया, भारी तनाव पैदा कर दिया। नींद नहीं आई सो नहीं आई, पर बड़े बड़े लोगों को मूर्ख और बना दिया, सारी राज्यसभा के सदस्यों को मूर्ख बना दिया। इतना तनाव पैदा हो गया। एक शब्द कितना तनाव पैदा कर देता है। इसका क्या उपाय? दोनों तरफ से चले। पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को भाषा का विवेक रखना बहुत जरूरी है। बोलने का संयम करना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी शब्द किसी को न कहे जिससे सामने वाले व्यक्ति में तनाव पैदा हो जाए। शायद तनाव को मिटाने का, लड़ाइयों को कम करने का सबसे ज्यादा शक्तिशाली साधन है तो वह है वाणी का संयम, वाणी का विवेक। आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े लोग भी वाणी संयम को निभा नहीं पा रहे। आश्चर्य की बात है। आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में वाणी का शालीनता का प्रयोग होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा। आरोप प्रत्यारोप न हो, व्यक्तिगत तो हो ही नहीं। प्राचीन परंपरा भारतीय संस्कृति थी कि संसदीय परदोषम न प्रकाशयेत्। सभा के बीच में या जनता के बीच में दूसरे के दोष का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। ये कोई दोष सुधारने का तरीका नहीं है। दोष को सुधारने का तरीका तो यह है कि जिस व्यक्ति में कोई गलती, दोष मालूम पड़े, त्रुटि मालूम पड़े, उस व्यक्ति को एकांत में जाकर कहो कि भाई ये तुम्हारा काम ठीक नहीं, तुम इस पर चिंतन करो। आचार्य भिक्षु के शब्दों में है कि किसी में गलती देखे तो न तो गलती करने वाले को धनी को कहता है, न उसके गुरु को कहता है, लोगों के सामने बकवास करता रहता है। उस व्यक्ति का विश्वास कैसे हो सकता है? तो एक बहुत बड़ा कारण है समाज में तनाव पैदा होने का वाणी का असंयम। एक व्यक्ति किसी बड़े नेता की आलोचना करता है, पूरे दल में तनाव पैदा हो जाता है, कभी कभी पूरे राष्ट्र में तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए सब जगह तनाव ध्यान के द्वारा ही नहीं मिटता। संयम भी बहुत बड़ा साधन है। संयम, अगर संयम होता है तो स्वयं में भी तनाव नहीं होता और दूसरे में भी तनाव पैदा नहीं करता। तो ये संवेगों के तनाव यानी कषाय बहुत बड़े तनाव का कारण है। जिस व्यक्ति का कषाय शांत है, तनाव पैदा नहीं होता। हमारी दृष्टि में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वतंत्र चेतना वाले लोग और एक यांत्रिक चेतना वाले लोग। कठपुतली की तुलना जिनसे की जा सकती है। ऐसे लोगों का जीवन बड़ा विचित्र होता है। अगर कोई दूसरा चाहे तो 1 मिनट में उनको राजी कर, थोड़ी प्रशंसा करो राजी हो जाएगा। 1 मिनट में नाराज कर दे, थोड़ी निंदा करो, कटु शब्द कह दो, इतने में गर्म हो जाएगा। उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। एक प्रकार से कठपुतली का जीवन जीते हैं। और वे लोग होते हैं
जिनमें कसाय की प्रबलता है, संवेगों पर अपना नियंत्रण नहीं है, वे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। जिन लोगों को अपने संवेगों पर नियंत्रण है वे कभी कठपुतली नहीं बनते, दूसरे की हाथ की कठपुतली नहीं बनते, अपने भाग्य की डोर दूसरे के हाथ को में नहीं देते, अपने हाथ में रखते हैं। वे हर स्थिति को सहन कर लेते हैं और तनाव में नहीं आते। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे